इस सीरीज़ की एपिसोड 1 का स्टार्ट हमें ये दिखाने से होता है कि दुनिया का हाल बेहाल हो गया है, यानी कि दुनिया तबाह बर्बाद हो चुकी है। फिर हमें एक आदमी ली क्यूंग दिखाया जाता है जो कंप्यूटर पे बैठ के कुछ कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है आसमान से राउंड सी चीज़ें ज़मीन पर गिर रही हैं। तो कोई फेस्टिवल होता है जहाँ पे वो राउंड सी शेप की चीज़ आके गिरती है और उसमें से एक लार्वा बाहर निकलता है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो लार्वा एक लड़के के कान के अंदर चला जाता है और देखते ही देखते वो लड़का वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उस लड़के की दोस्त अंदर आकर उसे बाहर जाने का बोलती है, उससे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझती है कि शायद वो शराब के नशे में बेहोश है, उसे वहीं पे छोड़ के खुद बाहर चल जाती है। लड़की का बाहर जाते ही वो लड़का उठ जाता है और उसकी आंखें बहुत अजीब तरह से गोल गोल घूमने लगती हैं। वो लड़का उठ के बाहर जाने लगता है, जहाँ पे उसकी दोस्त उसे बाहर आता हुआ देखती है तो उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करती है, मगर जैसे वो उसे हाथ लगाती है तो वो एक मॉन्स्टर बन जाता है, उस लड़की को मार देता है। ये सब देख के आगे पीछे के लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। देखते ही देखते वो मॉन्स्टर बहुत से लोगों को मारने लग जाता है और काफ़ी लोगों को मार भी देता है। फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली एक शॉप में कुछ लेने आया होता है। सू इन ली से कहती है कि वो इस मीट के ऊपर प्राइस टैग लगवा के लाए, जिसे सुन के ली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत कुछ बुरा भला बोलने लगता है। सू इन पर गुस्सा करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। सू इन जैसे ही अपना काम खत्म करके शॉप से बाहर आती है और घर जाने लगती है तो ली पहले ही पार्किंग में खड़ा होकर उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है। उसके जाते ही अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है। सू इन एक सुनसान जगह पे पहुंचती है तो वो देखती है गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वो उसे रास्ता देना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही ली उसे टक्कर मार के नीचे गिरा देता है। एकदम से खुद उसके पास आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी कमर में बार बार चाकू से हमला करता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। वो किसी तरह से खुद को ली से छुड़वा के थोड़ा आगे की तरफ आती है, मगर हिम्मत ना होने की वजह से वो वहीं पे नीचे गिर जाती है। सू इन जब बेहोश होकर गिरती है तो हम देखते हैं कि उसके पास वही लार्वा गिरा हुआ है और इसी के साथ ही ली को कोई बहुत बेदर्दी से दरमियान में से काट के कत्ल कर देता है। इतने में वहाँ एक गाड़ी आ जाती है और उसमें बैठा आदमी बाहर निकल के देखता है कि शायद यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है और वो पुलिस को कॉल कर देता है। फिर मिन जब पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो उनके ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि ली की उस लड़की के साथ शॉप में लड़ाई हुई थी। इसके बाद उसने उसका पीछा किया और उसे मारने की कोशिश की, मगर वह लड़की बच गई, लेकिन ली को किसी ने बेदर्दी से बीच में से काट के कत्ल कर दिया। ये सुन के मिस्टर मिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होते पूछते हैं कि ये सब किसने किया। वो कहते हैं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, इन्वेस्टिगेशन जारी है। मिस्टर मिन अब उनसे उस लड़की के बारे में पूछते हैं तो सोइन का नाम सुन के मिस्टर मिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तो वो ऑफिसर्स पूछते हैं क्या वो उसे जानते, तो मिस्टर मिन कहते हैं हाँ मैं उस लड़की को जानता हूँ। और वो उनसे सोइन की कंडीशन के बारे में पूछते हैं तो वो ऑफिसर्स कहते हैं कि उसे ज़्यादा कोई चोट नहीं लगी, मगर उसकी कमर पर कुछ निशान है। तो डॉक्टर ने कहा है कि वो निशान पुराने हैं, नए नहीं। मिस्टर मिन सोइन से मिलने के लिए अब हॉस्पिटल चले जाते हैं। सोइन भी मिस्टर मिन को देख के काफ़ी हौसला होता है। मिस्टर मिन सोइन से कहते हैं अच्छा वैसे ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसी के साथ ही सोइन अपनी कमर पर हाथ रख के कहती है नहीं उस आदमी ने मुझे यहाँ पे बार बार चाकू मारा था। पर ऑफिसर्स कहते हैं नहीं तुम्हारी कमर पर निशान था, मगर डॉक्टर ने कहा है कि वो निशान पुराने हैं। सोइन कहती है कि नहीं मेरी कमर पर कोई निशान नहीं था, मुझे बस उस आदमी ने चाकू से हमला किया था मेरे ऊपर। मिस्टर मिन अब ऑफिसर्स को बाहर जाने का कहते हैं और खुद सोइन के पास बैठ के उसे समझाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर न डाले, ये सब कुछ बस उस हादसे की वजह से हो रहा है। सोइन हॉस्पिटल में बैठी होती है और उसे अचानक से एक विजन आता है कि किस तरह वो पैरासाइट उसके अंदर गया। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक माफिया का डॉन गाड़ी से उतर के एक होटल के अंदर जा रहा होता है। तो जैसे ही होटल के एक रूम के अंदर एंटर होता है, एक लड़की आके किसी को बताती है कि वो इस रूम के अंदर है और हम देखते हैं कि ये कैंग वू है जो उसका दुश्मन है। कैंग वो अंदर जाके माफिया के लीडर के ऊपर हमला कर देता है, मगर माफिया का लीडर भी बहादुरी से कैंग वू का सामना करता है और उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए किसी तरह से कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। और अब माफिया के लीडर के आदमियों ने कैंग वू को देख लिया था। कैंग वू अब उनसे बच के भागने लगता है और एक बस में आके बैठ जाता है ताकि अपनी जान बचा सके। कैंग वू अब एक आदमी को कॉल करता है और वो आदमी आगे से कैंग वू से कहता है कि वो कुछ दिन छुप के रहे और अपने मोबाइल को भी फेंक दे ताकि कोई उसकी लोकेशन का पता ना करवा सके। कैंग वू अब छुपने के लिए अपनी बहन के घर आ जाता है, मगर उसकी बहन उसे देख के कोई रिएक्शन शो नहीं करती। इसके बाद कैंग वू उससे पूछता है कि जीहिन कहाँ है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि वो नहीं जानती वो कहाँ पे है। और वो अपनी बहन को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है, मगर कैंग वू उसे इग्नोर करता हुआ रूम के अंदर चला जाता है। रूम में जाके कैंग वू देखता है कि वहाँ पे एक अजीब सा पोस्टर है, उसके ऊपर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ है, मगर उसे इस चीज़ की समझ नहीं आती, इसलिए उसे वहीं पे छोड़ देता है। सोइन अपनी कमर पर बने निशान देख रही होती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आती ये निशान कहाँ से आए हैं। सोइन अब एक बस में बैठी होती है जहाँ पे उसे मिस्टर मिन की कॉल आती है और मिस्टर मिन उसे अपना ख्याल रखने को कहते हैं और उसे और भी बहुत सी ज़रूरी हदायत देते हैं। अचानक से सोइन को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन के वो अपने कानों पे हाथ रख लेती है। एक आदमी बस के अंदर आता है और वो सोइन को काफ़ी अजीब तरीके से देख रहा होता है। सोइन देखती
देखती है और घबरा जाती है। सोइन जब पीछे मुड़ के देखती है तो वो आदमी अभी भी उसे वैसे अजीब तरीके से देख रहा होता है, जिससे सोइन डर जाती है और बस से नीचे उतर जाती है। हमें एक सुनसान सा इलाका दिखाया जाता है जहाँ पे एक गाड़ी में एक अजीब सी लड़की एक आदमी को अपने साथ कहीं पे लेके जा रही होती है। वो लड़की उस आदमी को एक अजीब सी जगह पे लाती है और वो इलाका काफी ज्यादा सुनसान होता है। वो आदमी जैसे ही उस लड़की के अपार्टमेंट के अंदर जाता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसके देखते ही देखते वहाँ पे और भी बहुत से लोग आ जाते हैं जो भी अजीब तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। वो आदमी अब उस लड़की से उन लोगों के बारे में पूछता है मगर लड़की उससे कोई जवाब नहीं देती। इसी के साथ ही वो लोग अब उस आदमी को मारने की बातें करने लगते हैं, जिसे सुन के वो आदमी उन्हें धमकाने लगता है कि शायद वो लोग जानते नहीं कि वो कौन है। इतने में ही वो लड़की एकदम से एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है, जिसे देख के वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर लड़की उस आदमी पर हमला करती है, वहाँ पे गैस रिलीज होती है जिसका फायदा उठा के वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। इतने में वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो उस आदमी को बचा लेते हैं और उस मॉन्स्टर को गोली मार के मार देते हैं। इसी के साथ ही बाकी सोल्जर्स भी आगे आके इन मॉन्स्टर्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। एक मॉन्स्टर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो एक गाड़ी के पास आता है तो उसे वही अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो सोइन को सुनाई दी थी, जिसे सुन के वो वहीं पे रुक जाता है। वो मॉन्स्टर अब अपने सामने खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ देता है और देखता है कि वहाँ पे किसी आदमी को बांध के रखा गया है। वो मॉन्स्टर अब उससे पूछता है कि वो भी उन जैसा है। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, वहाँ पे चोहुन आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर पे हमला कर देती है और वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। इतने में ही वहाँ उसकी टीम के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। ये लोग अब दोबारा से उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और उसका मुआयना करने लगते हैं। चोहुन को एक दरवाज़ा लॉक नजर आता है तो चोहुन कहती है कि इस दरवाजे को खोला जाए। ये लोग दरवाजे खोल के जैसे ही अंदर जाते हैं ये देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाशें मौजूद होती हैं। इन्हें अब उस कमरे में एक सैंपल नजर आता है और ये वही सैंपल होता है जो कैंग वू को अपनी बहन के घर के कमरे में मिला था। ये लोग देखते हैं कि ये सैंपल वहाँ की हर बिल्डिंग पे बना हुआ है, जिससे इन्हें पता चलता है कि इन सब मॉन्स्टर्स ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है। कैंग वू की बहन अब किसी से बात कर रही होती है और उससे कहती है कि तुम पता करवा, अगर वो भी हम जैसी है तो उससे भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना होगा। इससे हमें पता चलता है कि कैंग वू की बहन भी अब एक मॉन्स्टर है। कैंग वू देखता है कि इतनी रात को उसकी बहन कहीं जा रही है तो वो भी उसका पीछा करने लगता है। सोइन बस से उतरती है तो उसे दोबारा से वही अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो घबरा जाती है और सामने देखती है तो वही बस वाला आदमी सामने खड़ा होता है और उसे अजीब नज़र से देख रहा होता है। सोइन डर के मिस्टर मिन को कॉल करने लगती है मगर मिस्टर मिन उसकी कॉल को नहीं उठाते। वो आदमी अब सोइन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है, जिससे बचने के लिए सोइन भी आगे की तरफ भागने लगती है ताकि उसे अपनी जान बचा सके। सोइन एक जगह पे पहुंचती है जहाँ उसके आगे कैंग वू की बहन आ जाती है और वो वहीं पे रुक जाती है। अब ये आदमी और कैंग वू की बहन सोइन के सामने खड़े होते हैं। कैंग वो भी एक जगह पे छुप के ये सब कुछ देख रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। कैंग वो की बहन सोइन से कहती है कि हम जानते हैं कि तुम भी हमारी तरह, इसलिए हमसे छुपने की ज़रूरत नहीं है। तो सोइन कहती है कि तुम लोग क्या कह रहे हो, मुझे तुम लोग की बातों की समझ नहीं आ रही। वो मॉन्स्टर अब जैसे ही सोइन पर हमला करने लगता है, सोइन अचानक से मॉन्स्टर बन के उस पर हमला कर देती है और सोइन कहती है कि हाँ मैं भी तुम लोगों जैसी हूँ। कैंग वो ये सब देखता है और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। सोइन इससे ज़्यादा उनसे कोई बात नहीं करती। इसके बाद वो आदमी उसे कहता है कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए तुम भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाए। इससे वही निशान वाला पोस्टर देता है। कैंग वहाँ से जाने लगता है कि सोइन उसे देख लेती है और उसे पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है, जिसपे कैंग बताता है कि वो औरत जो उसके सामने मॉन्स्टर खड़ी थी वो उसकी बहन है। जिसके बाद सोइन उसे कहती है कि वो उसकी जान एक शर्त पे बख्श सकती है अगर वो उसका एक काम करेगा, जिसपे वो कैंग हाँ कर देता है। अब हम देखते हैं कि सोइन बेहोश है और जब उसे होश आती है तो वो देखती है कि कैंग उसके सामने बैठा होता है। इससे पहले सोइन कैंग से कुछ कहती, कैंग पहले ही बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि वो चुप करके उसकी बात सुने। उसके अंदर एक पैरासाइट है जिसकी वजह से अब वो एक मॉन्स्टर है, बल्कि मॉन्स्टर नहीं म्यूटेंट है, क्योंकि जब वो पैरासाइट उसके अंदर गया था तो वो जख्मी थी, इसलिए पैरासाइट ने उसे पहले रिकवर करने की कोशिश की। इस वजह से उसके दिमाग को खा नहीं सका और वो पूरी तरह से उस पर हावी नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक म्यूटेंट रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो पैरासाइट सोइन के अंदर है उसका नाम हाइड है। सब कुछ बताते हुए कैंग कहता है कि पैरासाइट को कि मैंने देखो तुम्हारा काम कर दिया, मुझे जाने दो। ये सब कह के वो नीचे से उस पोस्टर को उठाता है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल था, वहाँ से जाने लगता है। सोइन जब घर आती है तो उसके दिमाग में कैंग की बातें ही चल रही होती हैं, इसलिए वो अपनी डायरी पे लिखते हैं कि मेरे अंदर वाकई कुछ है। और उसके बाद वो सो जाती है और थोड़ी देर में एकदम उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि डायरी में उसके सवाल का जवाब लिखा हुआ है कि हाँ वाकई में मैं तुम्हारे अंदर हूँ, जो कुछ कैंग ने तुमसे कहा है वो सब सच है, और तुम अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो, क्योंकि हमें एक दूसरे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोइन दोबारा से अपनी डायरी पे सवाल लिखती है कि वो कौन है और कहाँ से आई है और इसके बाद वो सो जाती है।
अगली सुबह मिस्टर मिन जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और उन सबको स्कैन करके एक मशीन में से गुजारा जा रहा है। सोइन जब अगली सुबह उठती है तो वह देखती है कि उसकी डायरी पे वाकई ही पैरासाइट ने उसके सवाल का जवाब दिया है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। सब पुलिस वालों को एक बड़े से हॉल में इकट्ठा करके बिठाया गया होता है, जहाँ पे चोहुन आती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या काम है। वो बताती है कि वो एक पैरासाइटिक स्पेशलिस्ट है और उसका नाम चोहुन है। हाल ही में उसने अपनी एक टीम बनाई है जिसका नाम है टीम ग्रे। चोहुन अब सब पुलिस ऑफिसर्स को उसी फेस्टिवल की वीडियो दिखाती है जिसमें सबसे पहले पैरासाइट ने अटैक किया था। उन्हें वो पैरासाइट भी दिखाती है और कहती है कि आप लोग इससे देख रहे हैं, ये एक पैरासाइट है जो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है और इसने सबसे पहले इस ईडीएम फेस्टिवल में हमला करके बहुत से लोगों को मारा था। उन पुलिस ऑफिसर्स को कहते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मॉन्स्टर अब कहाँ है, तो अपने सामने पड़े एक स्ट्रेचर से कपड़ा उठाते हुए कहती है कि ये देखें, ये रहा वो मॉन्स्टर। चोहुन उन्हें बताती है कि कोरिया के मुख्तलिफ इलाकों में ये पैरासाइट्स के लार्वा गिरे थे, लेकिन ये लार्वा कहाँ से आए ये बात कोई भी नहीं जानता। तो साथ में ये भी बताती है कि ये लार्वा इंसान के कान, नाक, मुंह से इंसान के अंदर जाते हैं और उसके दिमाग को खा जाते हैं और उस पर अपना कंट्रोल करके उसे क्रिएचर में तब्दील कर देते हैं। और अब ये लोग उन इंसानों के दिमाग को खा कर उन्हें कंट्रोल करके हमारे बीच में ही रह रहे हैं। सोइन अपनी डायरी पढ़ रही होती है जिसमें उस पैरासाइट ने लिखा होता है कि जब वो बेहोश होकर गिरी थी तो वो लार्वा उसी के पास गिरा हुआ था और वो उसके मुंह के जरिए उसके अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसने उसके दिमाग को खाने की कोशिश की, उसने देखा कि जिस शरीर के ऊपर वो कब्जा करने लगी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए उसने सबसे पहले उसके ज़ख्मों को ठीक करना चाहा, जिसकी वजह से उसके दिमाग पे पूरी तरह काबिज ना हो सकी। यही हमें पता चलता है कि ली को किसी और ने नहीं बल्कि इसी क्रिएचर ने मारा था। यही हम देखते हैं कि जोइन अब उस क्रिएचर में चेंज हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए लोइन को दरमियान में से काट देती है। और यही वो पैरासाइट जोइन को बताता है कि वो सिर्फ 15 मिनट के लिए उसके ऊपर हावी हो सकता है, वो भी तब जब वो किसी मुश्किल में हो, कि वो उसकी जान बचा के खुद भी जिंदा रह सके। ऑफिसर चोहुन से पूछता है कि हम इन्हें कैसे मार सकते हैं, तो वो कहती है कि हम इनकी बॉडी पर हमला करके इन्हें मार सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनके सर पर वार करेंगे तो वो दोबारा से रीजनरेट कर जाएंगे। यहीं पे चोहुन उस आदमी को ले आती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिससे वो क्रिएचर पूछता है कि क्या वो उन्हीं में से एक है और कहती है कि ये मेरे हस्बैंड है और ये भी अब एक क्रिएचर बन गए हैं। उसे देख के पहले तो पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, मगर चोहुन उन्हें बताते हैं कि वो लोग फिक्र नहीं करें, इसके ऊपर जो मास्क है वो केमिकल रिलीज़ करता है जिसकी वजह से ये उन पर हमला नहीं कर सकता। चोहुन उन्हें ये भी बताती है कि ये क्रिएचर जब एक दूसरे के आसपास होते हैं तो इन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसी की मदद से हम अब बाकी क्रिएचर्स को भी ढूंढ के मार रहे हैं और इसलिए हमने इसको हंटिंग डॉग का नाम दिया है। सोइन से वो पैरासाइट अब कहता है कि उसे बाकी क्रिएचर से दूर रहना होगा, क्योंकि वो प्रॉपर क्रिएचर नहीं है, सिर्फ एक म्यूटेंट है और अगर उन्हें ये बात पता चली तो वो इसे मार देंगे। इसके लिए हमें एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मोबाइल पर कुछ भेजा है, वो देखो। जैसे ही सोइन वो वीडियो प्ले करती है तो उसके सामने वो क्रिएचर अपनी असली हालत में आता हुआ नजर आता है, जिसे देख के सोइन काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। जनरल अब चोहुन से कहता है कि इसने किसी आदमी को कैद करके उसे तकलीफ देना बुरा नहीं है, तो चोहुन अपना कान निकाल के उसके हाथ में रख देती है और कहती है कि जब ये दफ़ा वो पैरासाइट इनके अंदर चला जाएगा तो ये इंसान नहीं रहते, ये क्रिएचर बन जाते हैं, इनका कोई अपना पराया नहीं होता, बल्कि सबको ख़त्म कर देते हैं, उन्हें मार के खा जाते हैं। बस रुकती है और हम देखते हैं कि सोइन अब बस से नीचे उतर गई है और वो बस स्टॉप पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और इसी को दिखाते हुए एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाती है।